आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान जो भगदड़ हुई उसमें जितने लोगों की जान गई या जो लोग अभी लापता हैं, तो जितना भी दुख व्यक्त किया जाए, शोक व्यक्त किया जाए, संवेदना प्रकट की जाए, बहुत ही कम है वो। क्योंकि जिन परिवारों के लोग इसमें हादसे का शिकार हुए, हम उनके दर्द को महसूस नहीं कर सकते, उस भावना तक नहीं पहुंच सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कुंभ मेले का प्रबंधन किया जा रहा था तो उस प्रबंधन में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या व्यवस्था की थी, ये तो सरकार ने उसका प्रबंधन किया होगा, लेकिन ये जब हादसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की अपने स्तर से जांच करनी चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जांच करेगा और इसी तरह की आदत को अपनाया जाएगा, जब भी इस तरह की कोई घटना हो और सुप्रीम कोर्ट जब हस्तक्षेप करेगा, तब सरकारों के ऊपर दबाव पड़ेगा, वो पहले से ही सचेत रहेंगी। जापान के अंदर ट्रेन 1 सेकंड के लिए भी लेट नहीं होती है। कारण क्या है? कारण ये कि वहाँ जो व्यवस्था है उसको पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाता है। हम किसी व्यवस्था को बनाते हैं, किसी सिद्धांत को बनाते हैं, तो अगर हम खुद उस सिद्धांत पर ईमानदारी से नहीं चलेंगे तो वो सिद्धांत हमारे लिए क्या काम करेगा? उसका कोई नतीजा निकल के आना ही नहीं है। चाहे धर्म ग्रंथों में जो नैतिक बातें लिखी हुई हैं, अगर उसका पालन नहीं किया जाएगा तो हमें उसका क्या नतीजा निकलेगा? या हम कह सकते हैं जो वैज्ञानिक नियम है, अगर उनके आधार पर तकनीक का विकास न किया जाए तो हमको क्या लाभ मिलेगा? तो यहाँ पर बात यह है कि क्राउड मैनेजमेंट जो है वो एक पूरा समझ सकते हैं कि विज्ञान है। एक कुंभ मेले के दौरान कितने लोग आ सकते हैं, इसका पूरा एक अंदाज़ा सरकार को रहता है। खुद उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा है, आसपास के जो प्रदेश है वहाँ से लोग पहुँच जाते हैं। प्रयागराज की आबादी ही 50 से 60 लाख के आसपास है, तो वहाँ के लोग भी चाहेंगे कि हम स्नान कर लें। और इस बात की भी संभावना पूरी रहती है कि लोग उसी मेन पॉइंट पे जाना चाहते हैं, क्योंकि कई जो श्रद्धालु हैं वो मेरे घर में भी रुके हुए थे। वो जो श्रद्धालु आए थे उनका भी यही कहना था कि वो आज तक कभी प्रयागराज वो आए ही नहीं, पहली बार आए थे। तो उन्होंने भी 4 से 5 बार मुझसे यही आग्रह किया था कि जिस नाव पर बैठ करके वहाँ जाना है तो नाव वाला कहीं और तो नहीं पहुँचा देगा, वहीं संगम पे वहीं जाना है। तो जब सारे लोग इसी मानसिकता को ले लेंगे तो एक जगह पर, इसको कोर जोन कह सकते हैं, क्राउड मैनेजमेंट में एक कोर जोन होता है, यानी जिसको कह सकते हैं सेंटर पॉइंट। तो जब सेंटर पॉइंट में ही सारे लोग पहुँच जाएंगे तो फिर भगदड़ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए जैसे किले के अंदर एक गेट होता है बहुत बड़ा, लोग उसी से एंट्री कर पाते हैं। कुछ किले ऐसे होते हैं जिसमें 4-4 गेट है, 4 तरफ से रास्ता है। तो इसीलिए है 4 तरफ से रास्ता, ताकि किले पे कभी आक्रमण हो, किसी तरह की कोई आपात स्थिति आ जाए तो दूसरी तरफ से जो है वो परिवार के सदस्य, जो भी राजघराने के लोग हैं, वो निकल जाएं। तो बड़ी बड़ी रियासतों में आपको इसी प्रकार के किले दिखाई पड़ेंगे, जिसमें कई तरह के दरवाजे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में दिखाई पड़ेंगे। तो जो मेले का जो क्षेत्र है जहाँ स्नान किया जाना था, वहाँ पर लोगों को ऐसे आसानी से पहुँचने नहीं दिया जाता। एक रेस्टिंग जोन होता है, यानी बाहर से आने वाले, चाहे अन्य प्रदेशों से आए, चाहे उत्तर प्रदेश से आए या कहीं से भी लोग आएँ, जो कोर जोन है वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ पर पूरा प्रबंध रहेगा। एक तय किया जाएगा कि कितने लोगों को उस कोर जोन के अंदर जाना है और कितनी देर वहाँ पर रहना है और वापस आना है। जाने का रास्ता अलग, आने का रास्ता अलग। तो जब हम इस तरह से पूरा एक प्रबंध कर लेते, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए भारत के अंदर जो विद्वान हैं उसकी कौन सी कमेटी बनाई थी, ये तो सरकार ही जानती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तहत अगर जांच की जाए या स्वतः संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी जाए कि किस तरह से मेले में पूरा इंतज़ाम किया गया था, किस तरह से क्षेत्र के आधार पर क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था का जो मानक स्थापित है उसको पूरा किया गया था कि नहीं किया गया था, किन किन विद्वानों से मेले से पहले राय ली गई थी,
उन्होंने क्या सुझाव दिया था, किस प्रकार की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को विद्वानों ने दी थी, उसकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलब की जाए। जब सारे मामले की छानबीन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी तो सारी चीज़ें स्पष्ट होकर के सामने आ जाएंगी। क्योंकि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, भारत के अंदर कहीं ना कहीं लोग सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी आदत ये हो गई है कि वो या तो मंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में आए हैं तो मानी सी बात है कि ऊंचा पद चाहिए, लेकिन अब उसमें आदत क्या ख़राब हो गई है कि अच्छा गलत सब किया जा रहा है, यानी खुद को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का कर्म किया जा रहा है। कोई घटना अगर घट गई है, चाहे जितने लोगों की उसमें जान गई हो, वो आंकड़ा सामने उतने लोगों की आने चाहिए थी। वो वहाँ पर उनकी लाश जो है वो एक पूरे सम्मान के साथ, जिसको कहा जाता है कि राजकीय सम्मान, उसके आधार पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता, वहाँ तक पहुँचाया जाता। तो जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तब हम आगे जाकर के सही व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी भी उतना हो जाते हैं। और अगर हम छुपाने की प्रवृत्ति पर रहेंगे, जैसा कि अभी भारत में राज्य सरकारों का चरित्र ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई घटना घट जाए या कहीं भी प्रदेशों में घट जाए तो लोग उसको अधिकारी छुपाने में लग जाते हैं, बदनामी के डर से बचने की कोशिश करते हैं। और भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को इतनी शक्ति दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि घटना होती है और तुरंत ही उस पर संज्ञान लेकर के अगर कार्य किया जाए और सारे मामले की जांच की जाए, क्योंकि लोगों की जब जान जाती है तो कोई छोटा मोटा मामला नहीं है ये, किसी की जान जाने का मामला बहुत बड़ा है और किसी की भी जान जा सकती है उसमें कोई ऐसा नहीं कि अमीर और गरीब की बात है। वहाँ स्नान करने के लिए लोग गए हुए हैं, धार्मिक कृत्य अपना संपन्न करने के लिए गए हैं, तो उसमें कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। तो वो कोर जोन के अंदर कैसे लोग पहुँच गए, उसके लिए एक रेस्टिंग जोन वहाँ पर, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर एक विश्राम स्थल होता है, वहाँ पे लोग बैठते हैं, वेटिंग रूम होता है, वहाँ लोग बैठते हैं, रेस्टिंग रूम रहता है, रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो जब गाड़ी आती है तो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक क्राउड मैनेजमेंट में रेस्टिंग जोन होता है, जहाँ से लोग आते हैं वहाँ रेस्ट करते हैं। और सरकार का पूरा एक अमला जो है वहाँ से कितने लोगों को लेकर के जाना है, क्योंकि जो कोर जोन है उसकी एक कैपेसिटी है और वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि 1 करोड़ लोग या 1 करोड़ से ज़्यादा लोग एक साथ वहाँ पर पहुँच जाएं। अगर ऐसे पहुँच जाएंगे तो भगदड़ को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार के पास भी अपनी एक क्षमता होती है। हम क्षमता से ज़्यादा जब चले जाएंगे तब किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होगी। एक पुल जो होता है उसके भी भार को सहन करने की एक क्षमता होती है, ज़्यादा उस पर लोड दे देंगे तो पुल भी बैठ जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत पर शंका करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार थोड़ी ये चाहेगी कि इस प्रकार की कोई घटना हो जाए। सरकार ने इतना इंतज़ाम जो किया हुआ था वो इसलिए नहीं था कि ये इस तरह की बदनामी ले ली जाए। होता यह है कि सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में चूक होती है, तभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कमेटी गठित की है कि कहीं अगर त्रुटि है तो सज़ा दी जा सके, इसीलिए तो कमेटी गठित की गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक कार्य किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी भी है कि इस तरह के मामले जो कि कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है उसमें कितने श्रद्धालु अभी लापता हैं, कितने लोग हताहत हुए, उसमें कितने लोगों की जान गई, अभी आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं शंका के घेरे में चल रहा है, वास्तविकता पता नहीं लोगों को। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जब एक पूरा जांच का इंतज़ाम किया जाएगा, 3 जजों की कमेटी गठित की जाए और उत्तर प्रदेश सरकार से पूरा आंकड़ा लिया जाए कि आपने किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट के लिए किन किन विद्वानों से सलाह ली थी, उनकी क्या सिफारिशें थी, उसको किस आधार पर लागू किया गया, कौन लोग मेले के अंदर उस क्राउड मैनेजमेंट के लिए उत्तरदायी थे और किस प्रकार से पूरा नक्शा तलब किया जाए और वहाँ पर कितने लोग उस समय मौजूद थे, अचानक कोर जोन में कैसे इतने लोग एंट्री वहाँ पर प्रवेश पा गए, रेस्टिंग जोन था कि नहीं था, रेस्टिंग जोन से कोर जोन तक लाने के लिए क्या प्रबंध किया गया, क्योंकि जापान के अंदर जो ट्रेन चलती है जो 1 सेकंड लेट नहीं होती है तो पूरा एक सिस्टम उसके लिए डेवलप किया गया है, तब जाकर वो 1 सेकंड लेट नहीं होती है। ऐसे कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य सरकारों का चरित्र जो होता है वो कहीं की भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बदनामी हो। सरकारें छुपाती हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी नौकरी को लेकर के चिंतित रहते हैं,
कहीं ना कहीं निष्ठा प्रदर्शित करते हैं सरकार के प्रति तो चीज़ों को छुपा लेते हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों के पास शक्ति होती है, क्षमता होती है, प्रशासनिक अमला होता है तो चीज़ों को दबा देते हैं। और भारत के अंदर तो मीडिया को वैसे भी दबा दिया गया है। जो मीडिया का जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है तो उसे तो पैसे से या काफ़ी हद तक खरीदा जा चुका है, और जब पैसा फेंका जाता है तो जो पत्रकार हैं वो अपनी निष्ठा को बेच देते हैं। इसलिए जब पैसा मिल रहा है तो हम किसी पाले में चले जाए। जब सब कुछ पैसे पे ही चल रहा है, हमारी मानसिकता पूरी तरह से भौतिक हो चुकी है, हमने नैतिकता को त्याग दिया है, जब सारी चीज़ें ये जो शहरीकरण की व्यवस्था चल रही है इसमें सब कुछ पैसे ही चल रहा है, तो लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया है। कुछ जिनको बेचना है वो बेच देते हैं, जिनके अंदर पहले से ही जेनेटिक स्ट्रक्चर में उनका नेचर ही ऐसा है वो सब कुछ बेच देते हैं। और जिनके माता पिता ने सही उनको संस्कार दिया हुआ है, सही से पाला हुआ है, माता पिता भी ईमानदार थे, तो उनके बच्चों की जब उन्होंने सही से अपने बच्चों की परवरिश किया तो वो बच्चे जो है वो सरकार से टकराते हैं, वो संविधान की रक्षा करते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं। और ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो सरकार से सीधे जो है वो टकराते हैं, मना कर देते हैं, मंत्रियों की बात मानते नहीं हैं, और उनको इधर उधर कोने में किनारे लगा दिया जाता है। उनको जो है वो पद ही नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको तनख्वाह मिलती रहती है बस, लेकिन उसके बावजूद वो झुकते नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि देश का जो चरित्र होता है, देश का जो निर्माण होता है वो ऐसे नहीं होता। हम झूठ के आधार पर, हम फरेब के आधार पर, हम किसी चीज़ को छुपाने के आधार पर देश की प्रगति नहीं कर सकते। अगर हम इतिहास को झांकें तो बहुत सारे राष्ट्र कुछ समय के बाद असफल हो गए, तो उसकी असफलता इसलिए रही क्योंकि उनका रास्ता कहीं ना कहीं लोभ पर आधारित था, सच्चाई पर नहीं था। भारत की प्रगति सिर्फ दो आधारों पर हो सकती है। दो चीज़ें भारत को विकसित राष्ट्र बना सकती हैं, एक है देश के प्रति समर्पण, वास्तविक प्रेम, और दूसरा है ईमानदारी। ये सिर्फ दो ही शब्द हैं बस। देश के प्रति भक्ति, देश के प्रति भक्ति का मतलब ये है कि हम अपने देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें, देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनसे प्रेम करें। बाकी हमारा प्रेम दुनिया में अब कहीं भी जाए सबसे प्रेम करना चाहिए। कह सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानववाद की जो स्थिति है वो तो रहती ही है, लेकिन देश के अंदर हम किसी को ऊंचा ना देखें, नीचा ना देखें, किसी को गरीब ना समझें। इन्हें सबको कहीं ना कहीं प्रेम के साथ सबसे साथ व्यवहार करें, सबको साथ लेकर के चलें, और ईमानदारी को हरगिज़ न छोड़ें, किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी तरह नहीं। तो जब ये दो चीज़ आ जाएगी, देशभक्ति आ जाएगी, ईमानदारी आ जाएगी, तो उस देश की प्रगति कैसे नहीं होगी, क्योंकि ईमानदारी में तो सब कुछ आ जाता है। और भ्रष्टाचार भारत की बहुत बड़ी समस्या है। बड़े बड़े अधिकारी अधिकतर भ्रष्टाचार में लीन हैं। दिल्ली में रह करके आंख फोड़ते हैं, तैयारी करते हैं, सिविल सेवक बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद 5-10 साल के बाद उनका चरित्र देख लें आप। ज़्यादातर अधिकारी जो हैं वो रिश्वत लेते हैं, अधिकतर का ऐसा हाल है। ऐसा ही भारत में असमानता नहीं है। धन की जो लूट है वो बहुत सारे स्तरों पर हो रही है भारत में। इसीलिए धन का जो संकेंद्रण है भारत के अंदर, जो संपदा है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है। वरना भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पर जो कुछ भी संपत्ति का सृजन हो रहा है तो वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्वल नहीं है, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं गबन कर लिया जा रहा है। ईमानदार नहीं है अधिकारी। तो जब ईमानदार नहीं है तो सीधी सी बात है कि योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं किया जाएगा, जो सरकारी पैसा है उसको भी गबन कर लिया जाता है। बाकी जो प्राइवेट संस्थान है वो तो वैसे ही अपना हित देखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी राष्ट्र का विकास उस देश के नागरिकों के अपने संस्कार पर, अपनी जीवन शैली पर निर्भर करता है। लोगों के पास इतना ज्ञान रहता है कि वो लोग समझते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसके लिए कोई बहुत विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यह है कि हमको जो प्राकृतिक, यानी कह सकते हैं कि प्रकृति ने ही जो बुद्धि दी हुई है, जो हमारे अंदर विवेक है, उसका प्रयोग करें। और जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो फिर हमें कोई बांट नहीं सकता। यानी जो सांप्रदायिक राजनीति दुनिया के किसी भी हिस्से में चल रही है तो उस देश के नागरिकों की कमी की वजह से चल रही है। नेता नहीं बांट सकते। नेताओं के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो सांप्रदायिक राजनीति दुनिया में किसी कोने में लागू करें। वो इसलिए लागू कर पाते हैं क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं है, प्रेम नहीं है, बंटने की खुद क्षमता है। इस वजह से नेता जो है वो बहकाने में कामयाब हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब की जाए, ताकि आगे आने वाले समय में जब किसी मेले का आयोजन, कुंभ मेले का आयोजन होता रहता है समय समय पर, तो वहाँ की सरकारों के लिए चेतावनी भी रहे, चुनौती भी रहे। यानी एक दबाव होना चाहिए कि एकदम सकुशल संपन्न किया जाए, एक भी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। अगर जापान जो है वो अपनी ट्रेन वहाँ चलती है, 1 सेकंड लेट नहीं हो पाती है,
तो क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ है। जापान में भी भूकंप आता था, लेकिन अब भूकंप विरोधी वहाँ मकान बनते हैं। तो इंसान अगर चाहे तो क्या ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भगदड़ हुई कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी स्तर पर जो है वो प्रबंध तंत्र में कमी है, उसी वजह से ये घटना घटी है। तो इसको रोकने के लिए आगे इस प्रकार की घटना ना हो, तो जो दोषी हैं जो लोग, सुप्रीम कोर्ट को अपने स्तर पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी रिपोर्ट ली जाए, कितने लोग मिसिंग है इसकी भी जानकारी एकत्रित की जाए, ताकि एक उदाहरण दिया जाए। अगर शक्ति भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दी है तो सुप्रीम कोर्ट को उसका उपयोग करना चाहिए। अगर ये उपयोग ऐसे नहीं किया जाएगा, मामले को किसी न किसी तौर पर अनदेखा कर दिया जाएगा, जबकि अनदेखा करने के मामला नहीं है, तो इससे क्या होगा कि जो राज्य सरकार की जो आदतें हैं, जो कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई पड़ती है, वो जो दूर नहीं होगी। उसको दूर करने की ज़रूरी है कि सक्षम हस्तक्षेप किया जाए और ख़ुद नतीजे को देखा जाए, क्योंकि ये अधिकार संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को दिया हुआ है। तो यहीं पर अनुमति दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।